जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस का मॉक टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, तो इन सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपने 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, भारत की पहली महिला जो राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न को आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन है, भारत में रेल की शुरुआत किस साल में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में रेल की शुरुआत की बात करें तो भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है 1853 में। ठीक है, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, इसको आपने नोट करना है। 1853 में पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच और इसने कुल दूरी कितने 34 किलोमीटर कुल दूरी तय की गई थी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में पहली विद्युत ट्रेन की बात करें साथियों तो 1925 में भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी, इसको भी आपने नोट करना है। विश्व में अगर साथियों बात करें तो विश्व में पहली ट्रेन चली थी 1800, ठीक है, 25 में, ठीक है, 1835 में विश्व में पहली ट्रेन चलाई गई थी, इसको आपने नोट करना है। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। भारतीय रेल की अगर स्लोगन की बात करें तो इसकी जो स्लोगन है साथियों, राष्ट्र की जीवन रेखा इसका साथियों स्लोगन है, इसको भी आपने नोट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। इसका जो तत्कालिक कारण जो था, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग की गई थी। ठीक है, इसी कारण 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? यहाँ पर आपको 4 युग बताए गए हैं और सिंधु सभ्यता किस युग में? ऐतिहासिक काल, प्रौद्ध ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता हमारी जो पड़ती है फिर आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है, आपने इसको नोट करना है इस पॉइंट को। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचार्य आश्रम। ये क्या बताता है? ये इंद्रियों पर संयम रखने, कंट्रोल करने या और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया जाता है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, आप बताइएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, भाग 3 में भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। वर्तमान में संविधान में अगर भागों की बात करें तो वर्तमान में 25 भाग हैं, आपने इसको नोट करना है। मूल संविधान में अगर बात करें, मूल संविधान में कितने 22 भाग थे। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 395 वर्तमान समय में अनुच्छेद है, इसको भी आपने नोट करना है। ठीक है, अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसको भी आपने नोट करना है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था।
अगला ऑप्शन है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। संसार के सबसे बड़े फूल की बात करें तो सबसे बड़ा जो फूल है रेफिलीसिया, इस प्रश्न का राइट आंसर है। रेफिलीसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है स्टार बना करके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली के एक सुल्तान को उसकी उदारता के कारण, ठीक है, उसको लाख बख्श पुकारा जाता, लाख बख्श के नाम से उसको पुकारा जाता था। तो साथियों वह कौन सा शासक था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में, ठीक है, लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सीजीएल, सीजीएस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वह कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला ऑप्शन है चमगादड़ निम्नलिखित में से किसके कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो है साथियों अंधेरे में उड़ता है और किसके कारण अंधेरे में उड़ता है। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो साथियों चमगादड़ के रात में चलने का जो कारण होता है साथियों वह क्या होता है, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं तरंगों के माध्यम से साथियों वे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अगला ऑप्शन है किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी किस प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक वन के अंदर आता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनामा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सूरीनामा का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है ये वनों के अंदर आता है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश से इसको लिया गया था। इसको आपने नोट करना है, कनाडा देश से इसको लिया गया था। अगला ऑप्शन है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर पाई जाती है, आर्द्र है, अधिक स्थायी है। ठीक है, तो आप इसको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अधिक स्थायी है। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, ये जो गैस है हीलियम से, ठीक है, हीलियम गैस का प्रयोग कहता है हाइड्रोजन गैस से साथियों कैसी है, अधिक स्थायी। आपने इसको नोट करना है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है उस गैस का क्या नाम है। एसीटिलीन, मेथेन, एथेन या फिर ब्यूटेन। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है एसीटिलीन। जो गैस है इसका प्रयोग फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसीटिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है किसको जोड़ता है। राइट आंसर है साथियों भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत, बांग्लादेश और भारत को। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर साथियों ये जोड़ता है आपका बांग्लादेश और भारत को। अपने इसको नोट करना है, बांग्लादेश और भारत को ये जोड़ता है। अगला ऑप्शन है किस क्षेत्रफल से उत्कृष्ट कार को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता। ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला ऑप्शन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट।
राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बिट। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, ये बिट होती है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट करके प्रश्न का आंसर जरूर करेंगे। अगला ऑप्शन है भारत की तटरेखा है, आपसे पूछा गया है कि भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। सबसे अधिक जो तटरेखा साथियों वह गुजरात राज्य की लगती है साथियों, किसकी? गुजरात राज्य की सबसे अधिक तटरेखा लगती है। उसके और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लगती है आपकी गोवा राज्य की। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट करना है। और कुल तटरेखा की बात करें तो कुल तटरेखा है 7500 किलोमीटर, इसको आपने नोट करना है, ठीक है। भारत की जो कुल तटरेखा है ये 7500 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर टनल, ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाता है साथियों जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है चंद्र ग्रहण तब होता है जब, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है साथियों? जब होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधे में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो साथियों जो चंद्र ग्रहण है कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ऑप्शन नंबर 20% का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, यानी इंसुलिन जो है साथियों, इंसुलिन की कमी से कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से आपकी डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। इसको आपने स्टार बना करके नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 21% होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21%। अगला ऑप्शन है इंडिया विनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आजाद, ठीक है। मौलाना आजाद के द्वारा इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक को लिखा गया है। अगला ऑप्शन है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर या पटना। राइट आंसर है भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है साथियों वह कौन सा है? कानपुर, आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस की बात करना चाहते हैं तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। जो अमीर खुसरो तो साथी इनका नाम किससे जोड़ा जाता है? सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से या फिर शहनाई के आविष्कार से। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो अमीर खुसरो का नाम सितार के आविष्कार से जुड़ा है। अमीर खुसरो के द्वारा सितार का आविष्कार किया गया था, तो इसी के लिए इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार जनगणना भारत में कब की गई थी और जनगणना किसके काल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1872 में भारत में पहली जनगणना कराई गई थी, ठीक है। और तब से प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कौन से साल में की जाती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कौन से साल में की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है साथियों सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में बात करें तो आशा पारेख और अजय देवगन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक किया गया था। इसमें एक स्वर्ण कलम कमल दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, इसको आपने नोट करना है। एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक साल और 10 लाख रुपए की नगद राशि से पुरस्कार में दी जाती है, ठीक है। इसको आपने नोट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।